नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं और दोस्तों आपके साथ डीके सर। दोस्तों आज हम करने वाले आपके स्कूल वैकेटर टेस्ट सीरीज प्रथम प्रश्न पत्र की बात करते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र की आपकी माइनर टेस्ट 2 का एनालिसिस करने वाले हम। कौन से टेस्ट का? माइनर टेस्ट 2 का एनालिसिस करने वाले हैं, यानी कि विश्लेषण करने वाले हैं दोस्तों, एनालिसिस। सबसे पहले बात करें दोस्तों, माइनर टेस्ट टेस्ट 2 कब हुआ था आपका? ये होता है दोस्तों आपका 8 फरवरी 2026 को। कब हुआ था टेस्ट आपका? 8 फरवरी 2026 को टेस्ट होता है। आज हम इसका एनालिसिस करने वाले। जब भी हम एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों, जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं या एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? उस टेस्ट का सिलेबस पता होना चाहिए या उस एग्जाम का हमें सिलेबस पता होना चाहिए। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों माइनर टेस्ट 2 के सिलेबस की। सिलेबस की बात करें दोस्तों, तो सिलेबस के अंदर दोस्तों माइनर टेस्ट 2 के अंदर सबसे पहले बात करते हैं भारतीय इतिहास के 3 टॉपिक थे। भारतीय इतिहास के कितने टॉपिक थे दोस्तों? आपके 3 टॉपिक थे, जहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला टॉपिक था आपका यहाँ पर दोस्तों राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद का उदय। और दोस्तों इसके अंदर दोस्तों आपके 1858 से लेकर 1919 तक आपका पूछा गया था। इसके बाद हम दोस्तों दूसरा टॉपिक था आपका क्रांतिकारी गतिविधियां। क्रांतिकारी गतिविधियां। और दोस्तों फिर बात करें आपकी 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रमुख नेता से 2 क्वेश्चन टॉपिक थे आपके। प्रमुख नेता की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आपका वीडी सावरकर और आपके रास बिहारी बोस। दोस्तों ये 3 टॉपिक थे। तीनों टॉपिक बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही शानदार टॉपिक थे। और आपकी बात करें राष्ट्रवाद का उदय और क्रांतिकारी गतिविधि आपके न्यू टॉपिक थे, जो आपके न्यू जुड़े इस बार। न्यू का मतलब ये नहीं है कि इस बार जुड़े, 2018 के अंदर भी दोस्तों ये टॉपिक थे। 2018 के अंदर आपके टॉपिक थे, फिर कांग्रेस सरकार ने इसको फिर से चेंज किया सिलेबस को, फिर से भाजपा सरकार आई तो सिलेबस को फिर से चेंज कर दिया। ठीक है, वैसे आपके ये टॉपिक आपके फटे हुए हैं। यदि जो दोस्त 2018 से तैयारी कर रहा है तो उस दोस्त को ये सब पता है, इन चीज़ों को पता है। और यदि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल लें तो उनको भी दोस्तों ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों आपके राजस्थान भूगोल की। राजस्थान भूगोल से इस टेस्ट में कितने टॉपिक लिए गए थे? आपके 4 टॉपिक लिए गए थे। राजस्थान भूगोल की बात करें तो कितने टॉपिक लिए गए थे दोस्तों? आपके 4 टॉपिक लिए गए थे। कौन से थे 4 टॉपिक? पहला था दोस्तों आपके अफवातंत्र, जहाँ से आपका क्वेश्चन 100% आता है आपका अफवातंत्र। और हमने बहुत ही शानदार तरीके से तीनों अफवातंत्र पढ़े, चाहे आंतरिक हो, चाहे बंगाल खाड़ी का हो, चाहे आपके अरब सागर का अफवातंत्र हो, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ी है। साथ साथ हमने जिले भी पढ़ी है। दूसरा दोस्तों आपका टॉपिक था आपका प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति व वन्य जीव। ये टॉपिक हमने दोस्तों बहुत ही अच्छे से एनालिसिस किया था, बहुत ही अच्छी शानदार तरीके से विश्लेषण किया था, नवीनतम भी हमने देखे आंकड़े। तीसरा टॉपिक जोड़ा गया था दोस्तों आपका कृषि। और चौथा टॉपिक था दोस्तों आपका पशुपालन। ये 4 टॉपिक थे दोस्तों राजस्थान भूगोल के, और 4 टॉपिक हमने बहुत ही शानदार तरीके से पहले एनालिसिस किया। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले एनालिसिस कैसे किया, क्या किया, तो अभी बताता हूँ आपको दोस्तों। इसके बाद बात करें दोस्तों आपकी गणित की, तो गणित का कौन सा टॉपिक था आपका? गणितीय संक्रिया टॉपिक था आपका, गणितीय संक्रिया। ये टॉपिक आपने देखना होगा। हिंदी की बात करें दोस्तों, हिंदी के अंदर इसके अंदर दोस्तों आपके उपसर्ग व अनेकार्थक शब्द देखने को मिले होंगे आपको। अनेकार्थ शब्द, ये आपके दोस्तों हिंदी के टॉपिक थे। इसके अलावा दोस्तों आपके पारिभाषिक शब्दावली के भी टॉपिक थे आपके। पारिभाषिक शब्दावली ये आपके देखने को मिली थी आपको दोस्तों इस टेस्ट के अंदर। इसके बाद हम बात करें दोस्तों आपके शैक्षणिक प्रबंधन। तीसरा टॉपिक आपका महत्वपूर्ण आपका शैक्षणिक प्रबंधन। और शैक्षणिक प्रबंधन से दोस्तों इस टेस्ट के अंदर 2 टॉपिक देखने को मिले थे आपको। एक तो NEP 2020 और दोस्तों एक प्रमुख संगठन था आपका कौन सा? SCERT। ये 2 संगठन आपको देखने को मिले थे, यानी एक संगठन और आपका NEP 2020 के क्वेश्चन आपके माइनर टेस्ट 2 के अंदर मिले थे दोस्तों देखने को। ये था आपका सिलेबस। सबसे पहले आपको सिलेबस ही आपको तैयार होना चाहिए। तो इस सिलेबस की बात करें, पहले हमने 6 दिन तक इस सिलेबस की बहुत ही शानदार तरीके से हमने तैयारी की। आज अपना साप्ताहिक टेस्ट है। ये टेस्ट आप कहाँ पर दे सकते हो? अपने ऐप के ऊपर दे सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं टेस्ट की दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं हम आपके माइनर टेस्ट 2 या टेस्ट की बात करते हैं दोस्तों। टेस्ट की बात करते हैं। टेस्ट की बात करें दोस्तों आपका साप्ताहिक टेस्ट। कौन सा टेस्ट? साप्ताहिक टेस्ट। ये टेस्ट आप दे सकते हो दोस्तों अपनी ऐप के ऊपर। ऐप का नाम है दोस्तों अपने PAP बाय DK सर। PAP बाय DK सर। इस ऐप के ऊपर दोस्तों ये साप्ताहिक टेस्ट दे सकते हो। इस ऐप के ऊपर दोस्तों आपके कलाम सिलेबस के अनुसार, सबसे पहले बात करें दोस्तों कलाम सिलेबस के अनुसार, सबसे पहले क्या होते हैं दोस्तों इस ऐप के ऊपर आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं। क्या होते हैं आपके? टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं। और फिर आपका कौन सा टेस्ट होता है दोस्तों? आपके साप्ताहिक टेस्ट होता है। और यदि आप ये टेस्ट देना चाहते हो तो आप इस ऐप के ऊपर जाके दे सकते हो।
ठीक है। साथ साथ अपने टॉपिक वाइज टेस्ट भी आप दे सकते हो इसी शेड्यूल के अनुसार। ये उसी प्रकार से होता है जैसे कलाम लाइब्रेरी बैच की बात करें हम दोस्तों, कलाम लाइब्रेरी बैच के अंदर क्या होता है दोस्तों, लाइब्रेरी बैच में क्या होता है दोस्तों आपका, इस बैच के अंदर आपको दोस्तों क्या होता है आपका, सबसे पहले आपको टारगेट दिया जाता है। क्या दिया जाता है दोस्तों, टारगेट, यानी किसके अनुसार, सिलेबस के अनुसार। जो आपका सिलेबस है, टेस्ट सीरीज का सिलेबस है, उसके अनुसार दोस्तों आपके 2 टॉपिक दिए जाते हैं। मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर इन 2 टॉपिकों का सबसे पहले क्या होता है आपका, टेस्ट होता है रोज़। ये टेस्ट क्या होता है दोस्तों आपका, रोज़ होता है आपका। ठीक है, कुछ दोस्त बोल रहे हैं कि लाइब्रेरी बैच में किस तरह से पढ़ाई की होती है, तो रोज़ टेस्ट होता है। फिर दोस्तों इसकी क्या बात करते हैं, इसकी शाम को एनालिसिस किया जाता है, यानी विश्लेषण किया जाता है, और ये सिलसिला दोस्तों 6 दिन तक होता है। और फिर दोस्तों 7वें दिन क्या होता है आपका, वो टेस्ट देते हैं। किनके साथ, आपके साथ ही, जो 45 शहरों के अंदर आयोजित किया जाता है आपका टेस्ट सीरीज, उन सभी दोस्तों के साथ, यानी 150 स्टूडेंट आपकी सीकर सेंटर पर और 150 स्टूडेंट आपके जयपुर सेंटर पर होते हैं। तो ये आपके 300 दोस्त आपके साथ टेस्ट देते हैं और अपना आकलन करते हैं, टॉपिक वाइज टेस्टों का एनालिसिस करते हैं, फिर आपके साथ आपको टेस्ट सीरीज के साथ आकलन करते हैं। ये टेस्ट सीरीज होती है अपना सिलेबस है। इसी टेस्ट सीरीज के आधार पर मानकर दोस्तों अपने इस PAP बाय DK सर ऐप के ऊपर दोस्तों आपका ये ऐप है आपका, इसी के ऊपर दोस्तों आपके क्या होते हैं, आपके टॉपिक वाइज सिलेबस के अनुसार टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं डेली। फिर दोस्तों इन टॉपिक वाइज टेस्टों का आपने देखा होगा यूट्यूब के ऊपर अपने एनालिसिस भी किया है। ठीक है, एनालिसिस के बाद में दोस्तों हमने इसकी PDF भी आपको वहाँ पर साप्ताहिक टेस्ट की PDF का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, बहुत जल्द अपडेट इसको लगा दिया गया है। PDF भी मिलेगी, साथ साथ अपने दोस्तों के साथ आप ऑनलाइन भी टेस्ट दे सकते हो। और इन सभी टॉपिक वाइज टेस्टों का आप ऑनलाइन टेस्ट दीजिए। पहले टॉपिक को अपना टारगेट बनाइए, डेली आपका टेस्ट होता है, रोज़ आपका ये टेस्ट होता है, और रोज़ आप एनालिसिस करते हैं उसी आधार पर, उसी बेस के आधार पर। तो अपनी तैयारी को किस प्रकार से मजबूत बना सकते हो आप खुद सोच सकते हो। ठीक है, इतने तो समझदार हो क्योंकि आप मेच्योर स्टेज के ऊपर हो, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की आपकी तैयारी कर रहे हो। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाला दोस्त बहुत कुछ देख चुका होता है अपने जीवन के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ें तो आप सभी ने देखी होगी और बहुत ही ज़्यादा तरीके से आप समझदार हो कि ठीक है, समझदार का मतलब आप समझते हैं, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड वाले स्टूडेंट को समझाने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, ज़्यादातर समझाने की आवश्यकता नहीं होती, इतना मैं समझता हूँ और आप इस चीज़ को समझते हैं। तो ये था अपना तरीका, यानी आप बात करें आपके माइनर टेस्ट देना चाहते हो तो ये साप्ताहिक टेस्ट, ये तरीका है पूरा, इस ऐप के ऊपर आप दे सकते हो, अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। इसी ऐप के ऊपर दोस्तों जो अपना सिलेबस है, कलाम का सिलेबस है, उसी के अनुसार दोस्तों मैं शॉर्ट नोट्स भी आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ। शॉर्ट नोट्स साथ साथ अपने टारगेट के अनुसार, ठीक है, जैसे टॉपिक हो रहा है उसी के अनुसार आपको शॉर्ट नोट्स भी आपको इसी ऐप के ऊपर आपको मिल रहे हैं, ताकि इन शनिवार को 6 दिन तक, यानी बात करें आप तैयारी कर रहे हो, यानी शुक्रवार तक आप तैयारी करते हो, 6वें दिन ये दिन शॉर्ट नोट्स को आप पढ़ते हो टॉपिक वाइज, और लास्ट में जब इनका प्रिंट निकलवा लोगे, या खुद हो सकता है ऐप के अनुसार आप खुद बना लो, क्योंकि कलाम बुकलेट से सारे शॉर्ट नोट्स बनाए जा रहे हैं, कि एक भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपका छूटे नहीं अभी प्रेजेंट, यानी वर्तमान बुकलेट के अनुसार, वर्तमान आंकड़ों के साथ। तो आप इनको खुद बना सकते हो अपने नोट्स के साथ, या आप इनका भी प्रिंट निकलवा सकते हो। यदि आप डेली पढ़ रहे हो तो आप इनका प्रिंट, तो आपको ये लगेगा कि लास्ट में जब शॉर्ट नोट्स पढ़ोगे आप, तो ये नहीं लगेगा कि हम पहली बार शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हैं, या साथ साथ आप बना सकते हो। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि सारी चीज़ें जितनी ज़रूरत होती है उन सभी चीज़ों को मैं आपके साथ अवेलेबल कराऊँ। इसके साथ दोस्तों इसी ऐप के ऊपर आपको दोस्तों बुक की, आपको जैसे ऑथेंटिक बुक आपकी ओल्ड बुक है, हिंदी ग्रंथ अकादमी हो, चाहे आपके RBC के बुक हो, चाहे आपके NCERT की बुक हो, ये सारी आपकी इस ऐप के ऊपर अपडेट कर दी गई है। अब एक ऑप्शन रहता है दोस्तों बुकलेट, काफ़ी दोस्त बोलते हैं सर बुकलेट भी हमें चाहिए, तो बुकलेट का दोस्तों हम सोच रहे हैं आपको टेलीग्राम के ऊपर अवेलेबल करवा दें। इसके ऊपर टेलीग्राम के ऊपर अवेलेबल करवा दें, ताकि आप इसका प्रिंट भी निकलवा सको। ठीक है, प्रिंट निकलवा सको एक अलग से, जैसे लास्ट टाइम हमने 2025 के अंदर ग्रुप बनाया था, जैसे लास्ट टाइम 2025 के अंदर हमने आपको बुकलेट दी थी। जो दोस्त ओल्ड है, लास्ट टाइम हमारे पास से 700 दोस्त थे, आपके 700 प्लस दोस्त थे जो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हुए थे। ठीक है, यदि वो दोस्त से बात कर रहे हैं, यदि हम बुकलेट न्यू लूँ में, तो कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इसमें दोस्तों आपके जो नए टॉपिक जुड़े हैं ना, न्यू टॉपिक, उसके अलावा सेम टू सेम जो आपकी है कोई भी चेंज नहीं है। सिर्फ 2025 के जो 2-4 क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से आए होंगे, जिस टॉपिक से, उनको जोड़ा गया है, बाकी कोई भी चेंज नहीं है, कोई भी चेंज नहीं है, डिट्टो सेम है, वही क्वेश्चन है, वही है, सिर्फ थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया आपका टेस्ट सीरीज का। पहले आपको लास्ट टाइम पहले आपके राजस्थान की राज्य व्यवस्था थी, इस बार आपकी ज्योग्राफी दे दी गई, बाकी बुकलेट वही सेम टू सेम। ठीक है, मैंने सारा कुछ एनालिसिस कर लिया, पूरा सब कुछ देखने के बाद आपको चीज़ें बता रहा हूँ। तो नहीं पढ़ोगे, इससे अच्छा है कि आप पिछले 1.5 साल से जो पढ़ रहे हो उसको बेहतर कीजिए, उसको 2 बार पढ़िए, ताकि आपको अच्छा नॉलेज हो। ठीक है, नई बुकलेट के बजाय, और आपके पास जो न्यू टॉपिक जुड़े हैं वो आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो ये तो पूरा तरीका था, अपना शेड्यूल था, इस हिसाब से हम काम कर रहे हैं, ताकि आपको बेहतर से बेहतर आपको कंटेंट उपलब्ध करा सके, बेहतर से बेहतर आपको तैयारी करवा सकते हैं। कंटेंट आप इकट्ठा कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी कोचिंग का कर लो, डेली कर लोगे, PDF हो जाएगी, प्रिंट निकलवाओगे, बुक ले आओगे। लेकिन दोस्तों बुक को तैयार कैसे करें, तो बुक को तैयार तभी होगी आपके दोस्तों जब आप टेस्ट दोगे, टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए MCQ के माध्यम से। इसके बाद में दोस्तों उनका एनालिसिस कीजिए, फिर दोस्तों आपका साप्ताहिक टेस्ट दीजिए, साप्ताहिक टेस्टों के साथ इसके साथ एनालिसिस कीजिए। फिर दोस्तों इसी ऐप के ऊपर आपको रिवीजन टेस्ट देखने को मिलेंगे, जो आपका मेजर टेस्ट एक होगा ना,
तो मेजर टेस्ट क्या होगा आपका, पिछले जो 4 टेस्ट हुए उनका कॉमन सिलेबस का टेस्ट होता है आपका मेजर टेस्ट एक। उसके अंदर दोस्तों सारे कलाम की बुकलेट के जितने भी क्वेश्चन है वो हम आपको एनालिसिस करवाएंगे रिवीजन टेस्ट के माध्यम से, सारे टॉपिक दोबारा रिवीजन हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मेजर टेस्ट एक होगा तो माइनर टेस्ट 4 तक जितने भी टेस्ट हुए, जितने भी टॉपिक है उनके सारे रिवीजन टेस्ट होंगे। उनका वीडियो एनालिसिस भी आपको ऐप के ऊपर मिल रहा है। ठीक है, और आपकी बात करें साप्ताहिक टेस्ट जो आपका जो माइनर टेस्ट ये भी आपका ऐप के ऊपर मिल रहा है। आपको यूट्यूब वगैरह टेलीग्राम पर जाने की आवश्यकता नहीं है, यूट्यूब पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है, टेलीग्राम, क्योंकि ऐप के ऊपर भी दोस्तों आपको वीडियो मिल रहा है। वहाँ पर न तो कोई ऐड आता है न कोई और आता है, सिर्फ पढ़ाई होती है। ठीक है, सिर्फ पढ़ाई। तो आप आराम से कंटिन्यूटी बना सकते हो और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हो। जैसे हमने रीट मेंस में तैयारी करवाई, लास्ट टाइम आपको फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करवाई, कंटेंट आपको पूरा मिलने वाला है, नो टेंशन, बेफिक्र होकर रहिए। कंटेंट उतना ही मिलेगा जो आपको सिलेक्टेड है आपके एग्जाम के लिए उपयोगी। ऐसा नहीं कि हर किसी की पीडीएफ आपको दे दे, नहीं, और हर किसी की पीडीएफ देने का कोई फायदा नहीं है। वैसे तो आप समझदार है क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हो, तो आप इन चीज़ों का तो पता ही है कि ये पीडीएफ शेयर करना, पीडीएफ को डाउनलोड करना, पीडीएफ को इकट्ठी करना, बार बार अलग अलग कोचिंग की देखना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है दोस्तों। आपकी तैयारी पर नेगेटिव प्रभाव ही डालते हैं यदि आप पीडीएफ इकट्ठा करते हो तो। सिलेक्टेड कंटेंट है आपके पास, सिलेक्टेड आप कंटिन्यूटी बनाते हो, उसी कंटेंट पर विश्वास रखते हो, तब आपकी तैयारी बेहतरीन होगी। ये चीज़ें तो आप समझते हो। चलिए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। ये अपना तरीका था, यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। अभी तो ऑफर चल रहा है इसके ऊपर बहुत ही शानदार तरीके से। अभी मात्र 49 रुपये में है, 15 तारीख तक का आपके। 15 तारीख के बाद हम दोस्तों सेकंड ग्रेड के शुरू हो जाएंगे, फिर आपकी ये फीस बढ़ जाएगी या आपकी फर्स्ट ग्रेड का क्लोज कर दिया जाएगा। क्योंकि अभी तक बात करें, लास्ट टाइम 700 प्लस दोस्त थे, अब तक बात करें पीएपी बाय डीके सर पर 560 के लगभग या 570 के लगभग आपके फर्स्ट ग्रेड के दोस्त जुड़ चुके हैं इस ऐप के ऊपर। तो इनके साथ दोस्तों डेली टेस्ट देकर, टॉपिक वाइज टेस्ट देकर, साप्ताहिक टेस्ट देकर आप अपना आकलन कर सकते हैं। ठीक है, आपकी चॉइस से। तो चलिए दोस्तों एक बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या याद कीजिए जो 18 का गुणज हो। वह छोटी से छोटी 6 अंक की संख्या याद कीजिए जो 18 का गुणज हो। तो सबसे पहले आपको याद होना कि सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या कौन सी है। तो 6 अंकों की संख्या देखा होगा आपने, देखो 3 3 6। तो सबसे छोटे अंकों की 6 अंकों की संख्या कौन सी हो जाएगी दोस्तों, आपकी 1 लाख हो जाएगी। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी है दोस्तों, आपकी 1 लाख है। कितनी होगी आपकी, 1 लाख हो गई दोस्तों। अब दोस्तों इस 6 अंकों की संख्या को 1800 का गुणज हो, वह छोटे छोटे संख्या याद कीजिए जो 18 गुणज हो, यानी इनमें भाग देना होगा आपको। इसे 1 लाख में 18 का भाग देते हैं दोस्तों। 18 का भाग देते तो 18 पंजे कितना होता है दोस्तों, 90 होता है। 18 पंजे कितना होता है आपका, 90 होता है। तो कितना बचा दोस्तों आपकी, फिर से एक बच गया, फिर से जीरो उतार लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपके, 18 पंजे 90 हो जाएगा। फिर से जीरो बच गया दोस्तों, एक बच गया अपना, जीरो उतार लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 पंजे 90 आ जाएगा। फिर से दोस्तों कितना बच गया अपना, 0 1 बच गया, एक उतार लेंगे तो क्या जाएगा दोस्तों आपका, 18 पंजे 90। कितना हो गया दोस्तों आपका, 1 2 3 हो गया। तो आपका लास्ट में कितना बच जाएगा, आपका 10 बच जाएगा। ठीक है, लास्ट में कितना बच जाएगा, 10। यदि इस 10 में, यदि आप देखो 10 में यदि हम 8 जोड़े, 10 में 8 जोड़े तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 18। और 18 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा इसके अंदर, 18 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो यदि दोस्तों 1 लाख के अंदर, 1 लाख में 18 8 जोड़ दिया जाए, 8 जोड़ दिया जाए, तो वह संख्या 18 से पूर्णतः विभाजित होगी। 18 से पूर्णतः विभाजित होगी। अतः 18 की गुणज कौन सी हो जाएगी, अतः 18 की गुणज कौन सी हो जाएगी दोस्तों, 1 लाख। छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 लाख 8। ज़्यादा हो गया ना, तो 1 लाख 8 हो जाएगी दोस्तों राइट आंसर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपका, 24 की पावर 11 प्लस 2048 की 32 13 तथा 256 से विभाज्यता की जांच कीजिए। 24 की पावर 11 प्लस 2048 की 32 13 तथा 256 से विभाज्यता की जांच कीजिए। दोस्तों जांच करनी है हमने,
सबसे पहले बात करें दोस्तों, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है दोस्तों आपकी 24 की पावर 11, 24 की पावर 11 दे रखा है, प्लस देखो क्या दे रखा है हमें 2048 दे रखा है। तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल के अंदर मान सकते हैं 2048 दे रखा है हमें प्लस के अंदर। अब इसके टू करने हैं दोस्तों। सबसे पहले यदि ये 24 की पावर 11 है तो इसको में देखो दोस्तों 24 की पावर 11 बन जाएगा यहाँ पर या नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखो दोस्तों हम लिख सकते हैं इसको 2 का भाग देते हैं दोस्तों इसके अंदर, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 1024 आ जाएगा। फिर से 2 का भाग देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा आपका 5 1 2 512 आ जाएगा। फिर से 2 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 2 5 256 आ जाएगा दोस्तों। फिर से हम 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1 2 128 आ जाएगा आपका। और 128 में दोस्तों फिर से 2 का भाग जा रहा है आपका, तो ये आपका कितना आ जाएगा आपका 64 आ जाएगा दोस्तों। फिर से 2 का भाग देंगे तो हम कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 32 आ जाएगा। और 2 का भाग फिर से देंगे तो 16 आ जाएगा। और फिर से 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 8 आ जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। और फिर 2 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। और फिर 2 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। तो कितनी बार जा रहा है दोस्तों आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2 की पावर 11। तो प्लस क्या आ जाएगा दोस्तों, इसको क्या लिख सकता हूँ 2048 को, 2048 को लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 11। क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 11। अब देखो दोस्तों 24 की पावर 11 है तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 2 × 12 लिख सकता हूँ की पावर 11। तो 12 दूना 24 की पावर कितना हो जाएगा आपकी 11, प्लस कितना हो जाएगा आपका 2 की पावर 11। यदि देखो 2 गुणा के अंदर है, घात आपकी बराबर है, तो आपको इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 11 × 12 की पावर 11 प्लस 2 की पावर 11 हो जाएगा। प्लस क्या आ जाएगा दोस्तों आपका 2 की पावर 11 हो जाएगा। यहाँ से देखो दोस्तों हम 2 की पावर 11 कॉमन ले सकते हैं। 2 की पावर 11 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 12 की पावर 11 प्लस 1 आ जाएगा आपका, 12 की पावर 11 प्लस से 1 आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हमें क्या दे रखा है, पहला 32 दे रखा है। तो 32 क्या होता है दोस्तों, नोट लगा के यहाँ पे याद कर लो दोस्तों। 32 होता है आपका 2 की पावर 5। तो 2 की पावर 5 यहाँ पर देखो 2 की पावर 11 है तो गुणा के अंदर तो भाग जाएगा 32 का पूरा पूरा, तो 32 का भाग तो जाएगा दोस्तों। फिर 256 दे रखा है दोस्तों। 256 क्या होता है आपका 256 होता है दोस्तों आपकी 2 की पावर 8 होता है। 2 की पावर 8 होता है तो देखो 2 की पावर 11 है बाहर, तो इसके अंदर दोस्तों 256 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा, 256 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा दोस्तों। 32 और 256 तो विभाजित जाएगा, लेकिन हमें देख रहा है दोस्तों 13 और दे रखा है हमें। अब 13 का दोस्तों इसमें तो नहीं जाएगा, इसमें तो नहीं जाएगा 13 का भाग। अब हमें क्या आ गया अपने पास 2 की पावर 11, 12 की पावर 11 प्लस 1 है। तो दोस्तों 2 की पावर 11 की बात करें, इसमें तो 13 का भाग नहीं जाएगा, 11 में 13 का भाग नहीं जाएगा, इसमें तो नहीं जाएगा। लेकिन दोस्तों एक गुणा के अंदर, लेकिन 12 की पावर 11, 12 की पावर 11 प्लस 1 में 13 का भाग जाएगा, ठीक है। किसमें, इसके अंदर पूरा पूरा भाग जाता है दोस्तों आपके, संख्या 13 से विभाजित होगी। अतः क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, अपन हमारा 32 13 और 256 प्रत्येक से विभाजित है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 से आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या अपना देखिए, 7 अंकों की संख्या दे रखी है हमें 1102 x 2y, यह 72 से पूर्णतः विभक्त है, तो x प्लस y का मान क्या होगा। 72 से पूर्णतः विभक्त है तो x प्लस y का मान क्या होगा दोस्तों, बताओ। ये क्वेश्चन हमें पूछा है। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों, हमें संख्या क्या दे रखी है, संख्या क्या दे रखी है हमें। तो संख्या दे रखी है दोस्तों हमें 1102 x 2y दे रखी है, ठीक है। विभाज्य किससे है दोस्तों आपकी, विभक्त की बात करें दोस्तों तो पूर्णतः किससे है दोस्तों आपकी, ये पूर्णतः है दोस्तों आपकी 72 से। और दोस्तों 72 को क्या लिख सकते हैं हम, 72 को लिख सकते हैं दोस्तों 9 × 8। तो 9 से विभाज्य है और 8 से विभाज्य है, जो संख्या 8 से विभाज्य होगी वो 9 से भी विभाज्य होगी, ठीक है। यदि 9 से विभाज्यता की बात करें, इस संख्या को 9 से विभाजित की बात करें, 9 के विभाज्यता का रूल क्या होता है दोस्तों, संख्याओं का योग में 9 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। संख्याओं के योग में 9 का भाग जाना चाहिए। तो जो संख्या 9 से विभाज्य होगी वो संख्या दोस्तों 72 से भी विभाज्य होगी। जो संख्या 9 से विभाज्य होगी तो वो संख्या को दोस्तों 72 से भी विभाज्य होगी। यानी 9 के विभाजकता का नियम क्या है, संख्याओं के योग में 9 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर
संख्या ये इनका योग करते हैं आपका 1 + 1 + 0 + 2 + x + 2 + y दे रखा है। अब दोस्तों क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखो 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों 6, 6 + x + y आ जाएगा। अब दोस्तों x + y की जगह क्या रखें जो आपके 9 से विभाज्य हो जाए। ठीक है, हमें रखना है दोस्तों यहाँ पर x + y के बराबर क्या रखें जो 9 से विभाज्य हो जाए दोस्तों, 9 से विभाज्य हो जाए, 9 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो क्या रखें दोस्तों, लोग देखो योग करके देखो यहाँ पर 3 रख सकते हैं। x + y बराबर क्या रख सकते हैं दोस्तों, आपका 3 रख सकते हैं। x + y बराबर 3 रखेंगे तो 6 3 कितना हो गया 9, 9 से पूरा विभाग जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों हम क्या रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं। 6 6 क्या रख सकते हैं दोस्तों, आपका 6 रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम 9 रख सकते हैं, 12 रख सकते हैं। ये होना चाहिए दोस्तों। अब आपको क्या देखना है, ऑप्शन देखना है। देखो 3 रखेंगे तो 6 + 3, 3 ऑप्शन में क्या नहीं है दोस्तों, 6 भी ऑप्शन नहीं है, 9 भी नहीं है, लेकिन 12 है। 12 देखो अपने ऑप्शन के अंदर दे रखा है। तो यहाँ पर x + y बराबर क्या रखेंगे दोस्तों, हम 12 रखेंगे जो 9 से विभाज्य है। क्या है दोस्तों आपके 9 से विभाज्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या अपना देखिए 134 की होल पावर 94 दे रखी है प्लस 234 की होल पावर दोस्तों आपकी 95 दे रखी है में इकाई अंक होगा। इकाई अंक क्या होगा, तो दोस्तों हम इकाई का अंक याद करने के लिए क्या करते हैं, इकाई का अंक याद करने के लिए घात के अंदर 4 का भाग देते हैं, 4 का भाग देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमें क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन दे रखा है हमारा 134 की होल पावर 94 प्लस 234 की होल पावर 95 दे रखा है हमें। तो दोस्तों आपके 94 4 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा दोस्तों आपका, देखो 4 इसमें 94 भाग देंगे तो क्या कितना जाएगा, 4 की भाग देंगे हम, यहाँ पर 4 ले लीजिए अंतिम अंक। ठीक है, इस संख्या का 4 लेना है और इसका 4 लेना है, ऊपर की दोस्तों इकाई अंक लेना है। और यहाँ पर देखो 4 का भाग देंगे इसमें तो 4 दूनी 8, 14 बच के 4 3 12, तो 2 बच के 4 की पावर 2 आ जाएगा आपका। ठीक है, प्लस दोस्तों यहाँ पर इकाई का अंक 4 ले लेंगे हम, और यहाँ पर देखो 95 95 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों आपका, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 बच गए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 4 का क्यूब कितना होता है आपका 64। अब देखो हमें इकाई का अंक याद करना है, इसका 6 लेना है, इसका 4 लेना है, तो 4 + 4 कितना हो जाएगा आपका 10। तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा दोस्तों 0, इकाई अंक कितना हो जाएगा अपना 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या अपना देखिए 500 एवं 1000 के बीच कितनी संख्या है जो 2 3 एवं 4 से पूर्णतः विभाजित है, 2 3 और 4 से पूर्णतः विभाजित है। हमें क्वेश्चन पूछा है 2 3 4 से विभाजित। तो सबसे पहले दोस्तों हम इनका क्या ले लेंगे, लेस से ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, एलसीएम की बात करें तो कितना हो जाएगा 2 3 4, जिसका तीनों भाग जाए तो 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 12 हो जाएगा। अब मैं देखो दोस्तों 500 एवं 1000 के बीच देखनी है, 500 एवं 1000 के बीच देखनी है। तो सबसे पहले दोस्तों 500 के अंदर 12 का भाग देंगे, 500 में 12 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा दोस्तों आपके 12 कम 12 24 बातियाँ, 12 कम 12 बार 24 बातियाँ 36 बार चौक 48, 48 के 2 बच के आपके। ठीक है, भाग दे के देख लीजिए आपका 500 के अंदर 12 का भाग देंगे तो 12 चौक 48 होता है दोस्तों। तो कितने बच गए 2 20 और 12 एकम 12 41 हो जाएगा। और कितने बच गए दोस्तों 8 बच गए। तो कितने बार जाएगा दोस्तों, वैसे देखिए पूरा पूरा 41 बार जाएगा, यानी बीच में कितनी संख्या होगी आपकी 41 हो गई 500 के अंदर, जो आपकी 12 से विभाजित है। फिर दोस्तों 1000 की बात करें दोस्तों, तो 1000 के अंदर भी भाग देंगे हम 12 का, 1000 के अंदर दोस्तों आपके 12 का भाग देंगे हम, तो 12 अंटे कितना होता है दोस्तों आपका 96, 12 अंटे 96 होते हैं, 4 हो गया 0, 12 36 क्या होता है दोस्तों आपका 12 36 होता है, 3 हो जाएगा। और कितने बच गए दोस्तों 4। तो 83 ऐसी संख्या है जो आपकी 12 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यदि 1000 में हम 12 का भाग दे देते हैं तो पूरा पूरा भाग कितनी बार जाता है दोस्तों 83 बार जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों दोनों के से कॉमन है। ठीक है, 500 और 1000 के बीच देख रहे हैं तो 500 वाली संख्या इसमें घटा देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी दोस्तों, जो आपके 2 3 4 से विभाजित है वो संख्या आ जाएगी अपनी। तो 83 माइनस दोस्तों क्या करेंगे हम 41 करेंगे, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 3 में से 1 गया तो 2 आ जाएगा, 4 में से 8 में से 4 गया तो 4 आ जाएगा।
42 संख्या ऐसी होगी जो दोस्तों आपके 2, 3 और 4 से विभाजित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपके, राइट आंसर हो जाएगा आपका 42 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किसी दो अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है, तो संख्या याद कीजिए जबकि उसके अंकों का अंतर 4 है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, दो अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है। प्राप्त संख्या का योग कितना है दोस्तों आपका, 110 है। तो संख्या याद कीजिए जबकि उसके अंकों का अंतर 4 है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है किसी दो अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है। तो माना पहली संख्या, माना पहली संख्या दो अंकों की है तो 10x प्लस वाई हो जाएगी। फिर दोस्तों दूसरी संख्या क्या दे रखी है हमें, संख्या के अंकों को बदलने पर, संख्या के अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या का योग 110 है। तो दूसरे बदलेंगे, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी अपनी, दूसरी संख्या हो जाएगी दोस्तों अपनी 10y प्लस x हो जाएगी। इन दोनों संख्याओं का योग कितना दे रखा है दोस्तों, 110 दे रखा है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। तो योग कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, तो योग हो जाएगा दोस्तों अपना 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x बराबर दे रखा है हमें 110। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपके 10x x कितना हो जाएगा आपकी 11x, y प्लस 10y कितना हो जाएगा आपका 11y बराबर 110। तो यहाँ पर दोस्तों 11 कॉमन ले लेंगे तो क्या जाएगा x प्लस वाई बराबर 110। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 110 बटा 11, तो कितने बार जाएगा 10। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया अपने पास 10 आ गया। x प्लस वाई बराबर तो कितना आ गया 10 आ गया। तो संख्या याद कीजिए जबकि उसके अंकों का अंतर दे रखा है 4 दे रखा है। तो अंकों का अंतर कितना दे रखा है दोस्तों हमें 4 दे रखा है। तो हमारा क्या जाएगा आपका x माइनस वाई बराबर 4 आ जाएगा। x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों अपना 4 आ जाएगा। तो इसको समीकरण नंबर 3 मान लीजिए और समीकरण नंबर 4 आ जाएगा दोस्तों हमारा x माइनस वाई बराबर अंकों का अंतर कितना दे रखा है 4, इसको समीकरण नंबर 4 मान लीजिए। अब देखो समीकरण नंबर 3 व 4 से, 3 व 4 से क्या दे रखा है x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 4। यदि जोड़ते हैं दोनों को तो यहाँ पर देखो ये प्लस हो जाएंगे 2x और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बराबर 10 और 4 कितना हो जाएगा फिर 14। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 14 में 2 का भाग जाएगा तो 7। x बराबर कितना हो गया दोस्तों अपने 7 हो गया। ठीक है, x बराबर 7 आ गया दोस्तों। तो x का मान 7 यहाँ पर रखेंगे, समीकरण नंबर 4 में रखेंगे। तो यहाँ पर y बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों अपना, या एक के अंदर रखेंगे तो x प्लस वाई बराबर 10 है। तो x का मान 7 आ गया प्लस y बराबर 10 है। तो y बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 3। 7 उधर जाके 10 में से 7 जाएंगे, कितने हो जाएगा आपके 3 आ जाएंगे। कितना हो जाएगा अपना 3 आ जाएगा। अब हमें क्या पूछा है तो वो संख्या याद कीजिए। तो यहाँ पर संख्या याद कीजिए, x और y का मान समीकरण नंबर 1 और 2 में रखने पर तो यहाँ पर रखेंगे दोस्तों। सबसे पहले संख्या क्या हो जाएगी 10 से प्लस इंटू x का मान कितना है आपका 7 है और प्लस दोस्तों y का मान कितना है आपका 3 है। तो 10 से इंटू 7 70 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका 73। पहली संख्या दोस्तों आपका 73 आ जाएगी। दूसरी संख्या की बात करें दोस्तों 10 इंटू वाई का मान कितना है अपने पास 3 प्लस x का मान कितना है आपका 7। तो दूसरी संख्या हो जाएगी दोस्तों 10 30 प्लस 7 37। तो 73 और 37 हो जाएगी। आप देखो संख्या कौन सी हो जाएगी 37 और 73। तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो वो संख्या क्या आपकी 73 दोस्तों, आराम से याद कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन है जो आपका सही नहीं है, बताओ भाई कौन सा कथन है जो आपका सही नहीं है। देखो यहाँ पर 0.33 इंटू 0.66 बराबर 0.222 दे रखा है, तो बिल्कुल सत्य बात है। यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, हम क्या रख सकते हैं 3 दे रखा है तो इसको 3/9 के रूप में लिख सकते हैं और भाग देंगे तो दोस्तों आपका क्या आएगा आपका 0.33 ही आएगा, इंटू आ जाएगा यहाँ पर 6/9। ठीक है, यदि हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना 3 3 9 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 दूनी 6 3 3 9। तो यहाँ पर 2/9 आपको देखने को मिलेगा और 2/9 में आपका भाग देंगे तो क्या आएगा आपका देखो 0.20 आएगा, 9 दूनी 18, फिर 2 बच के 9 दूनी 18, फिर 2 बच के 2 दूनी 18। तो ये चलता रहेगा। तो बिल्कुल राइट, पहला बिल्कुल सत्य है। दूसरा क्या दे रखा है दोस्तों आपका √10 √40 प्लस √90, √10 √40 प्लस √90 दे रखा है आपका।
तो रूट 10 दे रखा है, प्लस रूट 40 है, प्लस रूट 90, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं रूट 10, प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 4 इंटू 10, प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 9 इंटू 10, तो रूट 10 आ जाएगा दोस्तों। प्लस इसको देखो 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 2 रूट 10 आ जाएगा, प्लस ये क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 3 रूट 10 आ जाएगा। तो देखो दोस्तों 1 2 3, 3 3 6, 6 रूट 10 आ जाएंगे अपने, 6 रूट 10, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है ये भी। तीसरा दे रखा है प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का योग 10 है, प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का योग 10 है। तो प्रथम 3 अभाज्य संख्या की कौन सी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, प्लस 3 हो जाएगी, प्लस 5 हो जाएगी। तो देखो 2 प्लस 3 5 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा 10, तो ये भी सही है। चौथा दे रखा है आपका 1 प्लस 2 यानी अंकों का योग 1 से 100 तक 2550 है दोस्तों, बताओ सही है क्या। तो यहाँ पर बात करें दोस्तों, सबसे पहले मैं दे रखा है 1 से 100 तक अंकों का योग। तो प्राकृतिक संख्या n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता होगा, n प्राकृतिक संख्याओं का योग, संख्याओं का योग की बात करें तो क्या होता है दोस्तों आपका n+1/2 होता है। n का मान कितना दे रखा है हमें 100 दे रखा है, n का मान कितना दे रखा है हमें 100, तो 100 प्लस 1/2, तो यहाँ पे क्या जाएगा 100 इंटू 101/2, 100 में 2 का बार कितनी बार जाएगा आपका दोस्तों 5 बार, 50 इंटू 101 गुना करेंगे तो 50 एकम 50 और 50 एकम 50, 5050 आना चाहिए, यहाँ पर 2550 दे रखा है, तो ये नहीं होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 आपका असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, कौन सा कथन सही नहीं है आपका, ऑप्शन नंबर 4 सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है अपना, देखिए 16 की पावर दे रखी है हमें 2x प्लस 3 बराबर 64 की पावर दे रखी है हमें x प्लस 3, तो 4 की पावर 2x माइनस 2 का मान कितना होगा, क्या हमें क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों। सबसे पहले दे रखा है दोस्तों में 16 की पावर 2x प्लस 3 बराबर 64 की पावर x प्लस 3 दे रखा है। तो 2 की पावर 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 की पावर 4 क्या होती है दोस्तों आपकी, जो 16 होती है। 2 की पावर 4 कितनी होती है दोस्तों आपकी, 16 होती है, ठीक है। वही बात करें दोस्तों 2 की पावर 5 32 होती है, 2 की पावर 6 कितनी होती है आपकी दोस्तों 64 होती है, 2 की पावर 6 कितनी होती है आपकी 64 होती है। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 छः हो गया ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, ठीक है। 2 की पावर 6 क्या होती है आपकी 64 होती है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 16 की जगह 2 की पावर 4 की पावर हो जाएगी 2x प्लस 3, इसको क्या लिख सकता हूँ 64 को 2 की पावर 6 क्या हो जाएगा आपका दोस्तों x प्लस 3, ठीक है। यहाँ पर देखो गुणा के अंदर है घात, तो गुणा हो जाएगी आपकी, तो 2 की पावर हो जाएगी 4 गुणा 2x प्लस 3 बराबर हो जाएगी 2 की पावर 6 गुणा x प्लस 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, 4 को गुणा करेंगे तो 8x प्लस 4 3 12 बराबर 6 को गुणा करेंगे दोस्तों 2 की पावर 6x प्लस 6 3 18। अब दोस्तों यदि आधार समान है तो घातीय बराबर होती है, आधार समान है तो घातीय क्या हो जाएगी आपकी बराबर हो जाएगी, तो क्या जाएगा दोस्तों आपका 8x प्लस 12 बराबर 6x प्लस 18। अब 6x को इधर लेंगे 12 को उधर जाएंगे तो 8x माइनस का 6x बराबर 18 माइनस 12, तो 8x माइनस 6x तो कितने बचे आपके दोस्तों 2x बचे, कितने बचे 2x, और 18 में से 12 गया तो कितने बचे दोस्तों आपके, बताओ भाई 6 बचे, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका दोस्तों 3, 18 में से 12 गया तो कितने बचे दोस्तों आपके 6 बचे, x बराबर कितना आ जाएगा आपका 3। तो x का मान हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 4 की पावर 2x माइनस 2 निकालना है, तो x बराबर कितना है अपने पास 3 आया, तो x का मान इसमें रख देंगे तो क्या जाएगा दोस्तों 4, 2 इंटू x का मान 3 है तो 3 माइनस का 2, तो 4 के बाद 3 दूनी 6 माइनस का 2, तो 4 की पावर 6 में से 2 गया तो कितने बचे दोस्तों आपका 4 बचे, तो 4 की पावर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, बताओ भाई 4 की पावर 4 कितना हो जाएगा आपका, राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 4 की पावर 4, या इसको देख लो आपकी 2 की पावर 2 हो जाएगा, तो 2 की पावर 4 दूनी 8, तो 2 की पावर 8 कितना होता है आपका 256 होता है दोस्तों, 2 की पावर 8 कितना होता है आपका दोस्तों 256 होता है, या 4 की पावर 4 कितना होता है आपका 256 होता है। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि 3 की पावर 2x माइनस 8 अपॉन 225 बराबर 5 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर x, देखो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है दोस्तों आपका 3 की पावर 2x माइनस 8 अपॉन दे रखा है 225 बराबर दे रखा है दोस्तों 5 की पावर क्यूब अपॉन 5 की पावर x दे रखा है, ठीक है। 225 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों हम, 225 को क्या लिख सकते हैं बताओ भाई,
225 को क्या लिख सकते हैं हम? तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों 225 को हम क्या लिख सकते हैं। वैसे तो 5 का भाग देते हैं दोस्तों इसके अंदर, तो क्या जगह 4 पंजे 20 और 45, 45 आ गया। तो 5 × 45, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 45 को भी, 45 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों हम 9 × 5, 9 पंजे 45। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, आप देखिए आपका 3 की पावर 2x माइनस का 8 अपन इसको लिख सकता हूँ मैं 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों आपके 5 की पावर 3x अपन 5 की पावर x। अब देखो यदि हम इसको ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है ऊपर लेके जाते हैं तो क्या आ जाएगा दोस्तों आपका 3 की पावर 2x माइनस का 8 और 3 की पावर माइनस का 2 और 5 की पावर माइनस का 2 दोस्तों, बराबर क्या आ जाएगा आपका 5 की पावर 3, और ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका 5 की पावर माइनस का x। यदि आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है। यहाँ पर देखो आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर घातें जुड़ जाएगी 3, देखो 3 2x माइनस का 8 माइनस का 2, 5 की पावर माइनस का 2, 5 की पावर 3 और माइनस का x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 3 की पावर 2x माइनस का 10 इंटू 5 की पावर माइनस का 2 बराबर 5 की पावर 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो ये गुणा में इधर भाग में चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, इधर भाग में जाएगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखो 3 की पावर 2x माइनस का 10 बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, या यहाँ पर देखो 3x माइनस 5 की पावर माइनस का 2 है, एक मिनट, इंटू 5 की पावर माइनस का 2 बराबर 5 की पावर 3 माइनस एक्स। अब इस घात की तुलना कर सकते हैं 3 या 5 दोनों में से किसी एक घात की तुलना करने पर, 3 या 5 दोनों में से किसी एक घात की तुलना करने पर, एक घात की तुलना करने पर तुलना करेंगे दोस्तों। देखो इधर क्या ले सकता हूँ मैं 3 की पावर 0 भी तो लिख सकता हूँ। 3 की पावर 0 का मतलब क्या होता है आपका, 3 की पावर 0 का मतलब 1 होता है। या तो 3 की पावर 0 से तुलना कर लो या 5 की पावर 6 से गुणा कर लो। तो हम दोस्तों हम बात कर लेते हैं आपके 3 की पावर 2x माइनस का 10 बराबर 3 की पावर 0 लिख सकते हैं। 3 की पावर 0 का मान 1 होता है, ठीक, गुणा के अंदर तो 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या 5 की पावर से गुणा कर सकते हो, ये क्या आएगा आपका। तो आधार समान है तो घातें क्या होती है, बराबर होती है। 2x माइनस 10 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 10 से, तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों अपना 5 आ जाएगा। एक्स बराबर 5 आ जाएगा तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि हम देखो 5 की पावर माइनस 2 बराबर 5 की पावर 3 माइनस एक्स गुणा घातें समान है तो घातें जुड़ जाएगी। तो माइनस का 2 बराबर 3 माइनस एक्स का एक्स इधर आ जाएगा तो प्लस, और माइनस 2 इधर आ जाएगा तो क्या जाएगा आपका 5 आ जाएगा। किसी को भी तुलना कर लो, आंसर 5 ही आने वाला है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 27 की पावर एक्स बराबर 9 अपॉन 3 की पावर एक्स, तो एक्स का मान याद कीजिए दोस्तों। फिर से आपका क्वेश्चन पूछा गया, तो दोस्तों इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो 27 की पावर एक्स है बराबर 9 अपॉन 3 की पावर एक्स है। ठीक है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इधर आपका गुणा हो जाएगा ये, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 3 का क्यूब कितना होता है 27 इंटू एक्स आ जाएगा, इंटू भाग में तो गुणा में आ जाएगा एक्स बराबर 9 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 की पावर 3x इंटू 3x बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, तो 3 की पावर 3x प्लस x बराबर 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, ये 4x आ जाएगा, और सॉरी 3 की पावर 4x आ जाएगा, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 3 की पावर 2, 9 को क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 2। तो यहाँ पर देखो दोस्तों घातें बराबर है तो आधार समान है तो घातें क्या हो जाएगी दोस्तों, बराबर हो जाएगी। तो 4x बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2/4, तो x बराबर 1/2 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये थे दोस्तों आपके मैथ के क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन थे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, लेवल के क्वेश्चन थे, बहुत ही शानदार और टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन भी थे, क्योंकि इतने भी नहीं थे लेकिन थोड़ा समझाते हैं तब थोड़ा सा टाइम लग जाता है इनमें। तो लगभग आपकी बात करें तो लगभग बात हम फास्ट करें खुद करते हैं तो लगभग हम इस क्वेश्चन के अंदर लगभग 15 से 20 मिनट आपको लगनी चाहिए मैथ के अंदर, लेकिन हमने समझा है तो इसलिए आपको 40 मिनट के समथिंग आपका टाइम लगे। वैसे 30 मिनट ही लगी हमें, 10 मिनट तो हमने पहले व्याख्या की थी अलग से।
तो अब बात करते हैं दोस्तों ये मैथ के क्वेश्चन। जो भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट के अंदर बेझिझक लिख सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो उसको आप दोबारा से पूछ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम के ऊपर पूछ सकते हैं डायरेक्ट मैसेज के थ्रू, ठीक है। ऐप के ऊपर आप डाउट भेज सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू डायरेक्ट मैसेज व्हाट्सएप के ऊपर भेज सकते हैं ऐप के थ्रू, ठीक है। सारे क्वेश्चन आप डाउट्स के अनुसार जो भी डाउट है वगैरह है वो पूछ सकते हैं। कोई भी समस्या है वो भी आप व्हाट्सएप के थ्रू समझ सकते हैं। कोई भी किसी कंटेंट की जरूरत हो तो व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो आप, बेझिझक आपको हर चीज़ आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, जालौर इनलैंड पोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जालौर इनलैंड पोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। चलिए विचार करते हैं। इसके निर्माण हेतु DPR IIT जोधपुर द्वारा तैयार की गई। इसके द्वारा DPR IIT जोधपुर द्वारा तैयार की गई। दोस्तों ये गलत हो जाएगा आपका। ये दोस्तों आपके DPR IIT जोधपुर द्वारा तैयार नहीं की गई, आपके IIT मद्रास द्वारा तैयार की गई है। IIT मद्रास द्वारा तैयार की गई। इसके विकास हेतु राजस्थान रिवर बेसिन एवं जल संसाधन आयोजन प्राधिकरण और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के मध्य MOU हुआ है। बिल्कुल राइट। इसके विकास के पश्चात राजस्थान प्रत्येक रूप से कांडला पोर्ट यानी कच्छ से जुड़ जाएगा। बिल्कुल सत्य बात है। तो उपयुक्त में से कौन सा सत्य या कौन से या शेष कथन सत्य है? तो आपका दूसरा और तीसरा सही, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन श्रेणी के अंतर्गत हनुमानगढ़ के विकास कुमार को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। हनुमानगढ़ के द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया आपके विकास कुमार को। तो बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। देसी गाय या भैंस नस्लों का पालन करने वाली सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान श्रेणी का तृतीय पुरस्कार हर्षित झुरिया को प्रदान किया गया। बिल्कुल राइट। किसको प्रदान किया गया दोस्तों? आपके हर्षित झुरिया को प्रदान किया गया। बिल्कुल राइट। हर्षित झुरिया कहाँ के थे? आपके सीकर के। उपयुक्त में से कौन सा या छह कथन सत्य नहीं है? तो दोनों सत्य नहीं है, न तो ए और नहीं बी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने नवंबर माह का आपको करंट अफेयर्स करवाया था, आपने देखा होगा। सबसे पहले बात करें दोस्तों, हमने राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार कब प्रदान किए गए थे दोस्तों? आपके 17 नवंबर 2025 को। 17 नवंबर 2025 को ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। कितनी श्रेणियों के अंदर दिए गए थे दोस्तों? आपके 3 श्रेणियों के अंदर। 3 श्रेणियाँ थी दोस्तों आपकी, यानी RCDF को 3 पुरस्कार मिले थे दोस्तों। 3 पुरस्कार। RCDF की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1978 के अंदर। मुख्यालय कहाँ पर दोस्तों इसका? जयपुर के अंदर। 3 पुरस्कार मिले थे। कौन कौन से मिले थे दोस्तों आपको? पहला पुरस्कार मिला था दोस्तों आपका सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन श्रेणी के अंतर्गत हनुमानगढ़ के विकास कुमार को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। वहीं बात करें दूसरा पुरस्कार मिला था दोस्तों आपके देसी गाय और नस्लों की सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान श्रेणी का तृतीय पुरस्कार हर्षित सीकर को मिला दोस्तों आपका। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, हर्षित झुरिया आपका सीकर के थे। इसके अलावा दोस्तों आपके एक पुरस्कार मिला था आपका सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति या दूध उत्पादक कंपनी या मिला था दोस्तों आपके डेयरी किसान उत्पादन संगठन, डेयरी विकास उत्पादन संगठन। ये पुरस्कार किसको मिला दोस्तों? आपके किस समिति को मिला था दोस्तों? आपके ये मिला था दोस्तों आपकी गिनोई दुग्ध उत्पादन समिति जयपुर। गिनोई दूध उत्पादन समिति उत्पादन सहकारी समिति जयपुर को मिला था दोस्त। किसको मिला था? आपके जयपुर को मिला था। कौन सी को? सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति या दूध उत्पादन कंपनी या डेयरी विकास उत्पादन संगठन है की बात करें तो गिनोई दूध उत्पादन सहकारी समिति को मिला था जयपुर के अंदर। कितने लाख रुपए दोस्तों? आपके 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए का पुरस्कार मिला था दोस्तों इसको। वही बात करें दोस्तों आपके हर्षित झुरिया को कितने लाख रुपए का पुरस्कार मिला था दोस्तों? आपके 2 लाख। कितने रुपये का पुरस्कार मिला था? आपके 2 लाख रुपए का पुरस्कार मिला था। पूरा डिटेल से कर लेते हैं इसको। कब दिए गए थे दोस्तों? आपके 17 नवंबर 2025 को ये पुरस्कार मिले थे दोस्तों। कब? 17 नवंबर 2025 को। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 18 नवंबर 2025 को जयपुर का 298वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। इसकी थीम क्या थी?
जयपुर का कौन सा दिवस मनाया गया दोस्तों? आपके 298वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसकी थीम क्या थी दोस्तों? तो ऑप्शन दे रखे दोस्तों आपके अपनी माटी अपनी धरोहर, अपनी बोली अपनी माटी अपनी बोली अपनी धरोहर, अपनी संस्कृति अपनी धरोहर। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपके अपनी बोली अपनी माटी थीम के साथ जयपुर का 298वां दिवस मनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर जाएगा। यहाँ बात करते हैं दोस्तों, उसकी मैंने डेट नहीं बताई ना आपको, जालोर इनलैंड पोर्ट की वाटरवे की डेट की बात करें दोस्तों, ये डेट कब आई थी आपकी, यानी घोषणा कब हुई थी विचार? 28 अक्टूबर 2025। 28 सितंबर 2025 को दोस्तों ये घोषणा होती है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। लंबाई की बात करें दोस्तों, इसकी लंबाई होगी दोस्तों आपकी 262 किलोमीटर। कितनी होगी आपकी? 262 किलोमीटर आपकी लंबाई होगी। कहाँ से होती है दोस्तों? आपका 262 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी दोस्तों। उसी के साथ है दोस्तों आपके जवाई लोनी रन ऑफ कच्छ नदी प्रणाली को राष्ट्रीय जलमार्ग 48 घोषित किया गया। जवाई लोनी रन ऑफ कच्छ को कच्छ नदी प्रणाली की बात करें, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 48 घोषित किया गया। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 48 से घोषित किया गया। 2-3 चीजें और थी आपको तो याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। अरब सागर से जोड़ा जा रहा है आपके जालोर पोर्ट को। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। थीम हो चुकी है आपकी 18 नवंबर 2025 को जयपुर के 298वां स्थापना दिवस समारोह बनाया गया। इसकी थीम क्या थी? आपने बोली अपनी माटी थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, सौंद माटी प्रलेखन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है दोस्तों आपका? पहला ऑप्शन दे रखा है आपका इसका, इस योजना का शुभारंभ 15 नवंबर 2025 को डूंगरपुर से किया जाता है। बिल्कुल राइट, ये पूछा भी जा चुका है आपका एग्जाम के अंदर कि सौंद माटी प्रलेखन योजना के संबंध में कथनों पर विचार करें। तो योजना का शुभारंभ दोस्तों आपके 15 नवंबर 2025 को डूंगरपुर से होता है। कहाँ से होता है दोस्तों? आपके डूंगरपुर से। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग इसका नोडल विभाग है। बिल्कुल राइट, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग इसका नोडल विभाग है। बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल सत्य बात है। इस योजना के अंतर्गत 15 जिलों को सम्मानित किया गया। कितने जिलों को? 15 जिलों को सम्मानित किया गया। सही है क्या? नहीं दोस्तों, 15 जिलों को सम्मानित नहीं किया गया, आपकी 9 जिलों को सम्मानित किया गया। कितने जिलों को? 9 जिलों को दोस्तों सम्मानित किया गया। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 9 जिले कौन कौन से हैं आपके? बात करें जैसे आपके उदयपुर हो गया, आपका राजसमंद हो गया, आपका उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, पाली और झालावाड़। पाली और झालावाड़, ये 9 जिलों को दोस्तों सम्मानित किया गया किसी सौंद माटी प्रलेखन योजना के तहत। दोस्तों गांवों की बात करें, कुल गांव 9 जिलों के कुल गांव कितने सम्मिलित है इस योजना के अंदर? वो सम्मिलित है दोस्तों आपके 5696 गाँव शामिल किए गए। 9 जिलों के कितने गांव शामिल किए गए दोस्तों? आपके 5696 गांव शामिल किए गए। इस योजना का उद्देश्य जनजातीय अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को डिजिटल रूप से सुरक्षित करना। बिल्कुल राइट। हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है कि कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन कौन से कथन आपके सही हो जाएंगे आपके दोस्तों? बताओ भाई, कथन दे रखे थे आपके क्वेश्चन नंबर 14 है ना अपना। तो ए, बी और डी, तो ऑप्शन नंबर 3 तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों, इसका कुल बजट कितना था आपका? बजट की बात करें, कुल बजट, तो कुल बजट था दोस्तों आपका इसका 4.45 करोड़। इस योजना की अवधि की बात करें दोस्तों, अवधि थी दोस्तों आपकी 5 वर्ष। कितने वर्ष है? 5 वर्ष इसकी अवधि थी। क्रियान्वयन संस्था कौन सी थी दोस्तों आपकी? क्रियान्वयन संस्था, या फिर कलाम के सॉल्यूशन के अंदर दोस्तों ये चीज़ें नहीं मिलेगी। कलाम के अंदर सिर्फ इसी ऑप्शन के बारे में बताया हुआ है। जिस ऑप्शन का आंसर है उसी ऑप्शन की व्याख्या की गई है, पूरी डिटेल नहीं मिलेगी वहाँ पर। क्रियान्वयन संस्था कौन सी थी दोस्तों? माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान। प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर के अंदर। कहाँ पर है ये आपकी? जयपुर के अंदर है दोस्तों। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, ठीक है, जयपुर के अंदर है दोस्तों। और जनजातियों की बात करें, जनजातियाँ कौन सी है? मुख्य रूप से देखो दोस्तों आपकी भील, मीणा, ग्रासिया,
सहरिया और डामोर ये मुख्य रूप से जातियाँ शामिल की गई इसके अंदर सोंत माटी प्रलेखन योजना के अंदर। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा ए बी डी। ए बी डी आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी क्वेश्चन मैंने नवंबर माह के करंट अफेयर्स के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से समझाया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। सबसे पहले ऑप्शन की बात करते हैं। यह नीति 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। बिल्कुल राइट। कब तक? 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। बिल्कुल राइट। इस नीति के अंतर्गत 2030 तक राजस्थान में 500 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया। कितने? 500 कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया 2030 तक। बताओ भाई। तो गलत, नहीं दोस्तों, 500 नहीं रखा गया। इस नीति के अंतर्गत परियोजनाओं को अप्रूवल देने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी गठित की गई। कितने सदस्य? 5 सदस्यीय प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी गठित की गई। बिल्कुल सत्य है दोस्तों। उपरोक्त में से कौन से 6 कथन सत्य नहीं है? तो केवल दूसरा सत्य नहीं, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आया होगा सर फिर 200 नहीं तो कितने हैं? तो दोस्तों आपके 500 नहीं तो 200 ग्लोबल सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया। कब तक? 2030 तक। इसलिए गलत हो जाता है आपका। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025 की बात करें दोस्तों। कब आई थी? आई कब थी दोस्तों? 19 नवंबर 2025 को मंत्रिमंडल की बैठक होती है आपकी 19 नवंबर 2025 को। यहाँ पर आपकी नीति जारी की जाती है राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों। इसका नोडल विभाग किसको बनाया गया आपका? नोडल विभाग की बात करें तो नोडल विभाग बनाया गया दोस्तों आपके उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, वाणिज्य विभाग। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। सहायक क्रियान्वयन एजेंसी कौन सी है आपकी? सहायक क्रियान्वयन एजेंसी की बात करें, यह कौन सी आपकी? रिक्को दोस्तों। कौन सी आपकी? रिक्को। इसके अलावा बात करें दोस्तों आपकी इस अवधि कितनी रहेगी? आपकी अवधि रहेगी दोस्तों 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। आवेदन पोर्टल कौन सा आपका दोस्तों? इसका किस पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं? आवेदन पोर्टल की बात करें तो आवेदन पोर्टल आपका राजनिवेश पोर्टल। कौन सा आपका? राजनिवेश पोर्टल। इसका आवेदन पोर्टल है दोस्तों। कौन सा आपका? राजनिवेश पोर्टल। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है दोस्तों। 200 से अधिक 2030 तक 200 से अधिक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है। रोजगार की बात करें, रोजगार कितना देने का लक्ष्य रखा गया है? रोजगार देने का 1.5 लाख रोजगार अवसर, ठीक है, करने का लक्ष्य रखा गया। 20 मिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करने का, 20 बिलियन डॉलर का लक्ष्य अर्थव्यवस्था हासिल करने का लक्ष्य। कब तक दोस्तों? 2030 तक। ये लक्ष्य रखे गए आपके 2030 तक दोस्तों। ठीक है। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों। हाल में योजनाएं या अभियानों की क्रियान्वयन हेतु जारी प्रगति समीक्षा रिपोर्ट जारी की गई है। राजस्थान निम्नलिखित में से किन किन की क्रियान्वयन में देश भर में शीर्ष स्थान पर रहा? किन किन पर क्रियान्वयन में देश भर में शीर्ष स्थान पर रहा? यह क्वेश्चन हमें पूछा गया दोस्तों। पहला दे रखा दोस्तों आपके पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट बी। इसके अंदर दोस्तों आपके 33 स्थान पर रहा। कौन से स्थान पर? 33 स्थान पर रहा। जल संचय जन भागीदारी 1.0, जल संचय जल भागीदारी 1.0 की बात करें, इसमें भी कौन से स्थान पर रहा? आपका तीसरा स्थान रहा। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025, स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 बताओ भाई। तो इसके अंदर कौन से स्थान पर रहा दोस्तों? आपके प्रथम स्थान पर। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना की बात करें दोस्तों, इसके अंदर भी कौन से स्थान पर रहा? प्रथम स्थान पर। पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना के अंदर कौन से स्थान पर रहा दोस्तों? आपके दूसरे स्थान पर, दूसरा स्थान रहा। हमें क्या पूछा है? देश भर में शीर्ष स्थान यानी प्रथम के अंदर, तो सी और डी। तो देखो बी और डी नहीं दोस्तों, ए बी डी नहीं दोस्तों, आपके सी और डी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका
राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है यहाँ से। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। यमुना प्रवाह यात्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यमुना प्रवाह यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर हमें विचार करना है। चलो विचार करते हैं। 26 नवंबर को जयपुर से सरदार साहब 150 यूनिटी मार्च के तहत यमुना प्रवाह यात्रा प्रारंभ की गई। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों ये तो आपका। ये यात्रा राजस्थान के 8 जिलों से गुजरेगी। राजस्थान के 8 जिलों से गुजरेगी कि ये यात्रा दोस्तों? नहीं दोस्तों, 5 जिलों से गुजरेगी। 5 जिलों से यात्रा गुजरेगी। कौन से 5 जिले दोस्तों आपके? जयपुर, अजमेर, पाली, जयपुर, अजमेर, पाली, वही बात करिए आपके जोधपुर और सिरोही। जोधपुर और सिरोही से होकर गुजरेगी दोस्तों। 5 जिलों से। बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से मैंने नवंबर माह करंट अफेयर्स करवाया है, अपनी क्लास से पढ़ी हुई है दोस्तों, पूरी डिटेल से मैंने आपको इन क्वेश्चनों को करवाया है। इसी यात्रा का उद्देश्य युवाओं को सरदार पटेल के जीवन मूल्यों से परिचित करवाना है। बिल्कुल राइट, सरदार पटेल के जीवन मूल्यों से परिचित करवाना है। बिल्कुल राइट। उपयुक्त में से कौन से सत्य कथन है? तो आपका पहला और तीसरा सत्य है, तो एक दो नहीं है आपका, बी सी नहीं है आपका, ए और सी से, ये तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब? 26 नवंबर को ये यात्रा प्रारंभ होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए। अंतः विधानसभा उपचुनाव 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतः विधानसभा उपचुनाव 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना। यह उपचुनाव में कांग्रेस के प्रमोद जैन भाई विजय रहे। बिल्कुल राइट। ये आपका जो रीट मेंस में आपके जो कॉपी थे वही आपके करंट के क्वेश्चन पूछे गए। रीट मेंस के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे आपके टेस्ट के अंदर, वही सारे करंट के अंदर 506 क्वेश्चन आपके पूछे गए, वापिस रिपीट हुए हैं दोस्तों। यहाँ 16वीं राजस्थान विधानसभा की उपचुनाव होने वाली 7वीं विधानसभा सीट थी। कौन सी थी दोस्तों आपकी? 7वीं विधानसभा सीट थी क्या? नहीं दोस्तों। इस उपचुनाव में 80.32% मतदान हुआ। बिल्कुल सत्य बात है। उपयुक्त में से सत्य कथन कौन सा आपका? तो सत्य कथन की बात करें दोस्तों तो आपका पहला और तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले बात करें दोस्तों आपकी अंतः विधानसभा चुनाव 2025 की बात करते हैं दोस्तों। कब हुए थे दोस्तों? ये 11 नवंबर 2025 को चुनाव कब आए दोस्तों? ये होते आपके 11 नवंबर 2025 को। इनका परिणाम कब आया दोस्तों? आपके परिणाम की बात करें तो परिणाम आया था दोस्तों आपके 14 नवंबर 2025 को। कब आया था आपका? 14 नवंबर 2025 को। 2025 को परिणाम आता है दोस्तों। ठीक है, मतगणना गणना संपन्न होती है। इसके अंदर दोस्तों आपके विजेता कौन रहते? आपके विजेता रहते दोस्तों आपके प्रमोद जैन भाया। प्रमोद जैन भाया विजेता रहे। कितने मतों से दोस्तों बताओ भाई? 69,571 मत। अन्य प्रत्याशी कौन थे आपके दोस्तों? प्रतिद्वंदी प्रत्याशी की बात करें दोस्तों, भाजपा के थे। ये किससे जीते? आपके कांग्रेस से। भाजपा के कौन थे दोस्तों इसमें? वो थे दोस्तों आपके मोरपाल सुमन। मोरपाल सुमन थे दोस्तों। कितने मत प्राप्त हुए दोस्तों इनको? 53,959 वोट। इसके अलावा दोस्तों चर्चित रहते आपके, चर्चित कौन रहते इस चुनाव के अंदर? वो रहते आपके दोस्तों निर्दलीय विधायक, निर्दलीय प्रत्याशी, विधायक नहीं निर्दलीय प्रत्याशी कौन थे आपके दोस्तों? बताओ भाई। नरेश मीणा। नरेश मीणा। कितने वोट प्राप्त हुए दोस्तों इनको? मात्र 53,800 वोट प्राप्त हुए। तीसरे स्थान पर रहते कौन? आपके नरेश मीणा। यदि ये अच्छे चलते तो यहाँ पर जीतने की संभावना थी, लेकिन बयानबाजी के चक्कर में मारे गए दोस्त। अब दोस्तों इस उपचुनाव हुए क्यों? उपचुनाव का कारण क्या था? ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। उपचुनाव इसलिए होता दोस्तों आपके, कौन थे आपके? कंवरलाल मीणा। कंवरलाल मीणा। कंवरलाल मीणा को दोस्तों आपके विधानसभा सदस्य निरस्त की गई थी। आपकी विधानसभा सदस्यता
निरस्त की गई थी। और निरस्त कौन करता है दोस्तों? आपकी अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने। वासुदेव देवनानी ने दोस्तों ये निरस्त की थी। क्यों की थी? ये आपके दोस्तों इनके ऊपर दोष सिद्ध हो गए थे। आपके 2005 का मामला था, ठीक है। इन्होंने जहाँ पर उनके एसटीएम थे उस टाइम, वहाँ पर उनके ऊपर आपकी पिस्तौल टाल दी थी। किन्ने? कंवरलाल मीणा ने। उसी का परिणाम था उन्हें अपनी विधायिका खोनी पड़ी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 16 नवंबर को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने किसी राजस्थान के 46वें मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया? सुधांशु पंत, श्रीनिवास एम श्रीवास्तव, अखिल अरोड़ा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 2 वी श्रीनिवास। इससे पूर्व कौन थे आपके दोस्तों? ये 46वें थे। तो इससे पूर्व कौन थे आपके? 25वें 45वें आपके सुधांशु पंत। क्रम पूछा जाता है यहाँ से, क्रम आपका पूछा जाता है। सुधांशु पंत से पहले कौन थी आपकी? बताओ भाई। उषा शर्मा। जो क्रम पूछा जाता है यहाँ से सचिवों से, वैसे सचिव फटेंगे दोबारा हम आपके, क्योंकि सचिव आपके टॉपिक है। तो दोस्तों बात करते हैं आपके, देखो 44वें कौन थे आपके? उषा शर्मा। 45वें कौन बने आपके? सुधांशु पंत। अभी वर्तमान में कौन से बने आपके? 46वें वी श्रीनिवासन। निवर्तमान कौन आपके? वी श्रीनिवास है दोस्तों, वर्तमान। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से आपकी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है फर्स्ट ग्रेड के अंदर बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से, क्योंकि इसके बाद में अभी प्रतियोगिता नहीं हुई है बड़ी। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। चलो विचार करते हैं। इन खेलों का आयोजन राज्य के सभी संभाग मुख्यालयों पर किया गया। बिल्कुल राइट, सभी मुख्यालयों पर किया गया। कितने आपके? 7 संभाग मुख्यालयों के ऊपर किया गया। इन खेलों की थीम दोस्तों पधारो हमारे राजस्थान, जीतो सारा हिंदुस्तान रखी गई। बिल्कुल राइट, पधारो हमारा राजस्थान, जीतो सारा हिंदुस्तान रखी गई। इन खेलों में सर्वाधिक पदक राजस्थान विश्वविद्यालय ने जीते? नहीं दोस्तों, सर्वाधिक पदक आपके राजस्थान विश्वविद्यालय नहीं जीते थे। ये गलत हो जाएगा दोस्तों। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक पदक किसने जीते थे? राजस्थान में जीते थे आपके दोस्तों महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय ने। राजस्थान में बात करें तो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय ने। विश्वविद्यालय राजस्थान में खेलो इंडिया, सॉरी, इन खेलों का शुभंकर खंबा गणित है। बिल्कुल राइट। तो उपयुक्त में से सत्य कथन कौन से? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए बी डी। अब बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं। देखो 5वीं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की बात करते हैं दोस्तों। आयोजन कब हुआ था दोस्तों इनका? सबसे पहले आयोजन से आपका क्वेश्चन बन सकता है। दोस्तों इनका आयोजन होता है आपका 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक। 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक इनका आयोजन होता है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है इसका मेजबान विश्वविद्यालय कौन सा था आपका? मेजबान विश्वविद्यालय की बात करें वो कौन सा था आपका दोस्तों? वो था आपका दोस्तों आपकी पूर्णिमा विश्वविद्यालय जयपुर। कौन सा था आपका? पूर्णिमा विश्वविद्यालय जयपुर। विश्वविद्यालय जयपुर, ये दोस्तों आपके मेजबान विश्वविद्यालय था। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। कुल खेल कितने शामिल किए गए थे दोस्तों इसके अंदर? कुल खेल की बात करें तो कुल खेल कितने शामिल किए गए थे आपके दोस्तों? 24। लेकिन इन 24 को 2 भाग बांटते हैं दोस्तों। 23 तो कोई क्या थे आपकी? प्रदेश यानी पदक विजेता खेल थे आपके, पदक विजेता खेल। एक क्या था दोस्तों यहाँ पर आपका? एक था आपका दोस्तों आपकी प्रदर्शन खेल। प्रदर्शन खेल एक था आपका। वो क्या था दोस्तों? आपकी खो खो। प्रदर्शन खेल क्या था आपका? खो खो। यानी 23 में तो आपकी पदक विजेता हुई थी और एक प्रदर्शन खेल किया गया था दोस्तों, वो खेला गया था आपका कौन सा? खो खो खेला गया था। थीम की बात करें दोस्तों पधारो हमारे राजस्थान, जीतो सारा हिंदुस्तान था। मेस्कोट की बात करें या शुभांकर की बात करें तो कौन सा था आपका? खंबागणी। क्या था दोस्तों आपका? खंबागणी था। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। लोगों के अंदर क्या शामिल किया गया था इसके अंदर? लोगों की बात करें, लोगों के अंदर दोस्तों आपके हवा महल, हवा महल, रणथंभौर किला, हवा महल, रणथंभौर किला। इसके अलावा दोस्तों आपके रेत के टीले, रेत के टीले वह पवन चक्कियां शामिल की गई थी दोस्तों। पवन चक्कियां शामिल।
ये लोगों के अंदर क्या क्या शामिल किया गया था, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हवामहल, रणथंभौर किला रेत के टीले शामिल किए गए थे दोस्तों। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, पूछा जा सकता है। आयु वर्ग की बात करें दोस्तों इसके अंदर, तो आयु वर्ग था दोस्तों आपके 25 अंडर 25, पुरुष और महिला दोनों ने इसमें भाग लिया था। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है दोस्तों। वही बात करें दोस्तों आपके पदक तालिका की बात करें, सर्वाधिक किसने जीते दोस्तों आपके, सर्वाधिक जीते दोस्तों आपके चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने। कितने जीते दोस्तों आपके, 67। राजस्थान की बात करें दोस्तों, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक किसने जीते आपके, राजस्थान में सर्वाधिक जीते दोस्तों आपके गंगा सिंह ने, शॉर्ट में लिख देता हूँ गंगा सिंह। बीकानेर है दोस्तों। कितने पदक जीते दोस्तों आपके, 5 पदक जीते। गंगा सिंह ने कितने पदक जीते दोस्तों, 5 पदक जीते, जिसमें 2 स्वर्ण थे, 2 रजत थे और 1 कांस्य था। 2 + 2 + 1, स्वर्ण रजत कांस्य, ये भी पूछा जा सकता है। सर्वाधिक स्वर्ण पदक किसने जीते दोस्तों आपके, चंडीगढ़ ने जीते थे आपके 42 स्वर्ण जीते थे दोस्तों, किसने, चंडीगढ़ ने, सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने के अंदर। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका, ए बी डी। सातों संभागों पर खेल होते, खेल भी पूछे जा सकते हैं, जैसे जयपुर में कौन सा हुआ, अजमेर में कौन सा हुआ, उदयपुर में कौन सा हुआ, बीकानेर में कौन सा हुआ, जोधपुर में। तो नवंबर माह की करंट अफेयर्स देखना, क्लास नंबर लास्ट 4th क्लास के अंदर आपके नवंबर माह की प्रतियोगिताएं करवाई हुई है। ठीक है, करंट अफेयर्स की नवंबर माह की प्रतियोगिता करवाई हुई है, क्लास नंबर लास्ट देखना, रीट मेंस के लिए करवाई थी नवंबर माह करंट अफेयर्स। और बहुत ही शानदार तरीके से हर डिटेल बताया था कि जयपुर में कौन से होते हैं, अजमेर में कौन से होते हैं, उदयपुर में कौन से होते हैं, बीकानेर में कौन से होते हैं, कोटा में कौन से होते हैं, भरतपुर में कौन से होते हैं। ठीक है, सारे बताएंगे तो फिर अपनी क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपको बता देता हूँ मैं, क्योंकि क्लास के अंदर करवाया है तो वहाँ पर जाके देखना जरूर, ताकि नवंबर माह का पूरा करंट अफेयर्स देखना है एक बार, क्योंकि कलाम बुकलेट आपको पूरा कवर करवाया है। तो आपकी नवंबर माह करंट अफेयर्स बनी हुई है, उनको अपडेट कर देंगे आपके ऐप के ऊपर भी, ऐप के ऊपर नवंबर माह करंट अफेयर्स के नाम से जोड़ देंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। दीक्षा राज कार्यक्रम का संचालन RSCERT के किस प्रभाग द्वारा किया जा रहा है, RSCERT के किस प्रभाग द्वारा किया जा रहा है, बताओ भाई। तो मैंने बहुत ही शानदार तरीके से आपको इसको समझाया था और बहुत ही शानदार तरीके से इसे प्रभाग को भी करवाया था, बहुत ही अच्छी तरीके से। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों RSCERT की बात करिए, प्रभाग द्वारा आपका दीक्षा राज कार्यक्रम चला जा रहा है। शिक्षा विभाग द्वारा, पाठ्यचर्या या सामग्री निर्माण और मूल्यांकन प्रभाग द्वारा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सेवा विभाग द्वारा, नीति परिप्रेक्ष्य विभाग द्वारा। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सेवा विभाग द्वारा आपका दीक्षा राज कार्यक्रम चलाया जा रहा है दोस्तों। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर दोस्तों आपके, अजमेर के अंदर। मुख्यालय कहाँ पर आपका, अजमेर के अंदर है। देखो सबसे पहले बात करते हैं आपके RSCERT की बात करते हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों इसकी स्थापना के क्रम की बात करें, स्थापना की बात करें दोस्तों, डिटेल में आप देखो स्थापना हुई थी दोस्तों। सबसे पहले स्थापना हुई थी 1963 में, कहाँ पर, उदयपुर में। किस नाम से हुई थी दोस्तों आपकी, वो थी दोस्तों आपकी SIE के नाम से खोली गई थी, यानी कि बात करें आपके राज्य शिक्षा संस्थान के नाम से खोली गई थी। फिर दोस्तों एक समिति आती है दोस्तों आपकी RC मेहरोत्रा समिति, RC मेहरोत्रा समिति आती है दोस्तों। तो RC मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर दोस्तों SI का क्या नाम कर दिया गया आपका, बताओ भाई। SI का नाम कर दिया गया दोस्तों आपकी 11 नवंबर 1978 को, 11 नवंबर 1978 को SIERT कब किया गया आपका, 11 नवंबर 1978 को किया गया दोस्तों। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग किया गया 11 नवंबर 1978 को, कब, किसकी समिति सिफारिश पर, RC मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर। फिर बात करें दोस्तों, ये आपके आया था आपका प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के नियंत्रण कब आया आपका, प्राथमिक या प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के नियंत्रण में, शिक्षा निदेशालय के नियंत्रण में कब आया आपका, नियंत्रण में कब आया दोस्तों आपका, 2000 के अंदर आया। कब आया आपका, 2000 के अंदर। फिर दोस्तों इसकी स्थापना की बात करें 14 अगस्त 2018 को, 14 अगस्त 2018 को किसकी स्थापना की गई आपकी, RSCERT की स्थापना की गई। और दोस्तों कौन सी संस्था बनाई गई आपकी, स्वायत्त संस्था का दर्जा दिया गया, यानी एक स्वतंत्र संस्था हो गई। इसके अंदर दोस्तों आपके कितने भाग है आपके, 7 भाग है। कुल प्रभाग कितने दोस्तों आपके, 7।
सॉरी 6 प्रभाग। कितने प्रभाग आपके कुल? 6 प्रभाग। इन 6 प्रभागों की बात करें दोस्तों, इसमें से एक मुख्य प्रभाग है आपका कौन सा? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सेवा प्रभाग, जिसका मुख्यालय कहाँ पर? अजमेर के अंदर है। शेष 5 की बात करें दोस्तों, शेष 5 का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? आपका उदयपुर के अंदर है। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने ये चीज़ आपको करवाई थी दोस्तों पहले। वहीं बात करें दोस्तों, आप जैसे आपके सूचना संचार प्रौद्योगिकी सेवा विभाग जो आपके अजमेर के अंदर, इसके द्वारा क्या क्या करवाया जाता है? पहला करवाया जाता है दोस्तों आपका ई कंटेंट का निर्माण करता है। ये ई कंटेंट निर्माण कौन सी कक्षा के लिए करता है दोस्तों? 1 से 12 के लिए। दूसरा दोस्तों, इसी के द्वारा आपकी कंप्यूटर शिक्षा प्रदान की जाती है, आपकी कंप्यूटर शिक्षा। तीसरा दोस्तों, यहाँ पर ये प्रसारण का काम भी करता है, यूट्यूब वगैरह, रेडियो, टीवी, यूट्यूब, मोबाइल ऐप्स, एडुसेट ऐप पर, DLSR के ऊपर। इसके अलावा दोस्तों आपके दीक्षा राइज हो गया, आपका PM ई विद्या का संचालन भी करता है। PM ई विद्या का संचालन भी कौन करता है? आपका यही करता है। PM ई विद्या भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बहुत ही शानदार तरीके से करवाया गया। राजस्थान को 5 चैनल उपलब्ध कराया गया। ये सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको डिटेल से। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो RSCERT उदयपुर के आकलन प्रकोष्ठ से संबंधित है, आकलन प्रकोष्ठ से संबंधित है, कथनों पर हमें विचार करना है। आकलन प्रकोष्ठ की स्थापना उद्देश्य विद्यालय शिक्षा से संबंधित सभी आकलन कार्यों के लिए एक समर्पित इकाई का निर्माण करना था। बिल्कुल राइट। आकलन प्रकोष्ठ वर्तमान आकलन प्रकोष्ठ में शोध आधारित पुनर्रचना के माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को जोड़ने का प्रयास करता है। बिल्कुल राइट। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन। आकलन प्रकोष्ठ द्वारा डेटा सार्वजनिक प्रसार नीति निर्माण की पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु किया जाता है। नहीं दोस्तों। उपयुक्त में से कौन से सही? तो पहला, दूसरा सही, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आपके आकलन प्रकोष्ठ की बात करिए, असेसमेंट सेल की बात करते हैं दोस्तों। आकलन प्रकोष्ठ की बात करें, आकलन प्रकोष्ठ की बात करें दोस्तों, आकलन प्रकोष्ठ सेल की स्थापना कहाँ पर हुई थी दोस्तों? आपकी स्थापना की बात करें आपकी, इसकी स्थापना होती है आपकी दोस्तों 6 दिसंबर 2021 को। 6 दिसंबर 2021 को होती है। कहाँ पर होती है दोस्तों? उदयपुर के अंदर। उदयपुर के अंदर दोस्तों आकलन प्रकोष्ठ की स्थापना होती है। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत विश्व बैंक द्वारा संचालित कार्यक्रम स्टार्स के अनुसार पर 2022-23 मूल्यांकन में बदलाव है, तो इस संस्था कार्य करेगी। ये कार्य किस पे करेगी दोस्तों? आपकी कार्य करेगी दोस्तों स्टार्स प्रोग्राम। आपका कौन सा? स्टार्स प्रोग्राम, यानी क्या होता है? स्ट्रेनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट प्रोग्राम की बात करें, कब संचालित हुआ था दोस्तों? NEP 2020 के तहत। इसमें सहायता कौन कर रहा है दोस्तों? आपका इसमें सहायता कर रहा है दोस्तों आपके विश्व बैंक। इसके सहायता से चला जा रहा है आपका, विश्व बैंक की सहायता से करवाया जा रहा है। और इसके तहत दोस्तों मूल्यांकन का काम कौन करेगा? आपका आकलन प्रकोष्ठ करेगा। कौन करेगा दोस्तों? आपका आकलन प्रकोष्ठ करेगा। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? आपका A और B आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाया मैंने कल ही। राजस्थान राज्य में संचालित PM ई विद्या DTH चैनलों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है आपका? राजस्थान राज्य को PM ई विद्या के अंतर्गत कुल 5 DTH टीवी चैनल आवंटित किए गए जो कक्षा 1 से 12 तक के शैक्षिक आवश्यकताओं को कवर करते हैं। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य है। 5 चैनल कौन कौन से आवंटित किए गए दोस्तों? आपके RJ 148 से लेकर RJ 152 तक, RJ 148 से लेकर RJ 152 तक चैनल आपके 5 चैनल है जो आपको किस पर उपलब्ध किए गए? राजस्थान को आवंटित किए गए दोस्तों। ठीक है। जिसके अंदर दोस्तों RJ 148 की बात करें, RJ 148 वैसे कल बता चुका हूँ सारी चीज़ें। RJ 148 है दोस्तों कक्षा 1-2 के लिए, 1 व 2 के लिए। RJ 149 की बात करें दोस्तों, ये किसके लिए? आपकी कक्षा 3 से 5 के लिए। RJ 150 की बात करें दोस्तों, ये किसके लिए? आपकी कक्षा 6 से 8 के लिए। RJ 151 की बात करें दोस्तों, ये किसके लिए? आपकी कक्षा 9 से 10 के लिए, 9 और 10। और RJ 152 की बात करें दोस्तों, ये किसके लिए? आपकी दोस्तों कक्षा 11 से 12 के लिए, यानी 11 और 12 के लिए RJ 152 चैनल आवंटित किया गया दोस्तों। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है। और आपका ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है आपका कि 1 से 5 के लिए बात करें दोस्तों प्राथमिक स्तर के लिए, प्राथमिक स्तर है आपका, ये आपका क्या हो जाएगा? उच्च प्राथमिक हो जाएगा आपका, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्तर।
कल ही करवाया मैंने ये आपको, ठीक है, यानी कि शनिवार को करवाया था मैंने। इन 5 चैनलों को का ट्रायल 29 जुलाई 2023 को प्रारंभ हुआ तथा 9 मार्च 2024 से इनका 24/7 विधिवत प्रसारण किया जा रहा है। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। इन चैनलों को शैक्षणिक संचालन राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद RSCERT के शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग 4 अजमेर द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल राइट, जबकि प्रसारण विशाग N गांधीनगर द्वारा GSAT 15 के माध्यम से किया जाता है। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों, पूरा दे दिया इसके अंदर। नेक्स्ट, इन चैनलों का प्रसारण समस्त शैक्षिक सामग्री केवल विद्यार्थियों के लिए है तथा शिक्षकों के लिए किसी भी प्रकार के संदर्भ में सामग्री का प्रसारण नहीं किया जा रहा है, तो गलत हो जाएगा दोस्तों। शिक्षकों की नवीनतम शिक्षण तकनीकों व शिक्षण सामग्री परिचित कराने के उद्देश्य से कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है। नवीनतम तकनीकों की प्रशिक्षण हेतु, नवीनतम तकनीकों के प्रशिक्षण हेतु है तो दोस्तों आपके शिक्षकों के लिए भी, शिक्षकों के लिए प्रसारण किया जाता है इसके अंदर, तो ये गलत हो जाएगा। इन चैनलों की एक प्रमुख विशेषता यह है कि दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी बिना इंटरनेट सुविधा के भी निःशुल्क DTH के माध्यम से शैक्षणिक सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल राइट। उपयुक्त में से कौन से सही है, तो आपका दोस्तों चौथा छोड़ दो, बाकी A भी सही था, B भी सही था, C भी सही है और E भी सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सारे क्वेश्चन करवाते हैं मैंने NDP 2020 के अंदर, ये लेके दोस्तों आपका 24वां क्वेश्चन है, ये भी मैंने बहुत ही शानदार तरीके से आपको करवाया था। क्वेश्चन क्या अपना देखिए, राजस्थान में NDP 2020 के क्रियान्वयन के क्रम में निपुण भारत के विकासात्मक लक्ष्यों व आयामों पर आधारित एक शिक्षक मार्गदर्शिका RSCERT द्वारा उदयपुर द्वारा तैयार की गई, इसका नाम क्या है दोस्तों। सार्थक है, आगमन है, निपुण राजस्थान है, प्रखर है, तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 आगमन। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, NDP 2020 के अनुसार जिन क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक रूप से अभावग्रस्त बालक अधिक है वहाँ छात्र शिक्षक अनुपात से कम होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको करवाया था, तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका। तो ऑप्शन दे रखे आपके 30:1, 25:1, 20:1, 15:1, तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका 25 का ऑप्शन नंबर 2 25:1 से कम हो दोस्तों। जहाँ पर सामाजिक आर्थिक रूप से अभावग्रस्त बालक बालिकाएं वहाँ शिक्षक छात्र अनुपात कितना होगा दोस्तों आपका 25:1 होगा। वहीं बात करें दोस्तों आपके स्थानीय अध्यापक जो स्थानीय भाषा पकड़ रखते हो प्राथमिकता देते हुए प्रत्येक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात कितना होगा आपका दोस्तों 30:1 होगा। सामान्य क्षेत्र में कितना होगा दोस्तों आपका 30:1 होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। या आपके दोस्तों बात करें, हमने अध्याय नंबर 2 पढ़ा था, हमने बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपका, कौन सा आपका NDP 2020 का अध्याय 2 था आपका। NDP 2020 का अध्याय 2 पढ़ा हमने, अध्याय 2 था आपका कौन सा आपका बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। संख्या ज्ञान से क्वेश्चन आपका पूछा गया है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपका। लक्ष्य कब तक रखा गया आपका दोस्तों, कक्षा 3 में FLN का लक्ष्य 2025 तक रखा गया था, सभी को पता है ना आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अभिशंसा अनुसार पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है दोस्तों 26 के अंदर, ये क्वेश्चन हमने पूछा है। अधिगम की प्रगति को ट्रैक करने के लिए सतत निर्माणात्मक एवं अनुकूली मूल्यांकन का उपयोग किया जाएगा। बिल्कुल राइट। आधारभूत साक्षरता की बात करें दोस्तों आपके आधारभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान संख्यात्मकता FLN पर बल केवल प्राथमिक कक्षाओं तक सीमित नहीं दोस्तों, केवल प्राथमिक कक्षाओं तक सीमित नहीं। और मैंने ये भी बोला था जहाँ पर केवल शब्द आ जाता है वहाँ पर 90% तक गलत होने की संभावना होती है। शिक्षा को आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता विशेष बल देने तो पुनः डिजाइन किया जाएगा। बिल्कुल राइट। पठन लेखन और संख्यात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिदिन विशेष समय निर्धारित किया जाएगा। बिल्कुल राइट। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया आपके अध्याय 4 से, मैंने बहुत ही शानदार तरीके से आपको अध्याय 4 करवाया और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका पूछा गया है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखित द लैंग्वेज ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट के संदर्भ में खतरों पर विचार कीजिए। और मैंने बताया कि मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, देखना अपनी क्लास के अंदर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखित द लैंग्वेज ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित खतरों पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं। यह परियोजना कक्षा 6 से 8 के बीच आयोजित की जाएगी। इस परियोजना का मूल्यांकन औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाएगा। किसके माध्यम से किया जाएगा दोस्तों? आपके औपचारिक माध्यम से किया जाएगा? नहीं दोस्तों, औपचारिक माध्यम से नहीं किया जाएगा। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अंतर्गत विदेशी भाषाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। पहला ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपका, विदेशी भाषाएं माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों को पढ़ाई जाएगी। बिल्कुल राइट, माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों को पढ़ाई जाएगी। मैंने बताया था कि विदेशी भाषा ज्ञान आपको माध्यमिक स्तर पर मिलेगा। विदेशी भाषाओं के अध्ययन का उद्देश्य वैश्विक ज्ञान और वैश्विक गतिशीलता को बढ़ाना है, ग्लोबल मोबिलिटी को बढ़ाना है। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। दोनों कथन आपके सत्य हैं। तो राइट आंसर निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो दोनों है, तो ऑप्शन नंबर 1 और बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार गणित और संगणितीय सोच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। गणित को भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। बिल्कुल राइट, गणित को भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। गणितीय सोच को रोचक बनाने के लिए पहेलियों और खेलों का प्रयोग किया जाएगा। बिल्कुल राइट, पहेलियों और खेलों का प्रयोग होगा। कोडिंग गतिविधियां प्रारंभिक अवस्था में ही अनिवार्य नहीं दोस्तों, प्रारंभिक अवस्था में कोडिंग प्रक्रिया अनिवार्य नहीं है। संगणकीय सोच को संपूर्ण विद्यालय शिक्षा में महत्व दिया जाएगा। बिल्कुल राइट, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका दोस्तों इससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आपका संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने से पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अध्याय 2 से क्वेश्चन पूछा गया आपका, निम्नलिखित में से कौन से RSCERT के प्रमुख कार्य हैं? तो ये भी मैंने बहुत ही अच्छे से करवाया था। प्रमुख कार्य भी अपना दूसरा टॉपिक क्वेश्चन था अपना कार्य का। देखिए, राज्य में विद्यालय शिक्षा हेतु कक्षा 1 से 12 तक शैक्षिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करना। बिल्कुल राइट, ये तो है ही है, ये तो बिल्कुल है। केवल केंद्रीय शिक्षा नीति के निर्देशों का पालन करना और बिना राज्य स्तर पर पाठ्यचर्या और मूल्यांकन का निर्णय करना नहीं दोस्तों। केवल केंद्रीय शिक्षा के निर्देशों का पालन नहीं करता, ये स्थानीय मुद्दों को भी शामिल करता है। स्थानीय मुद्दे भी दोस्तों शामिल होते हैं, ठीक है, यानी सुविधा अनुसार बनाता है। तो गलत हो जाएगा। और मैंने इसको नोट लगा के याद करवाया था आपको कि नोट लगा के याद कर लेना, क्योंकि बार बार आपकी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये केंद्र की बात करें तो NCERT है, NCERT, ठीक है। इसके निर्देशों के अनुसार स्थानीय मुद्दों को शामिल करने का अधिकार किसको दिया गया? आपका RSCERT को दिया गया। शिक्षण प्रशिक्षण नोडल एजेंसी के रूप में निष्ठा, दीक्षा और अन्य ऑनलाइन प्रशिक्षण गतिविधियों का संचालन करना भी आपका दोस्तों RSCERT का मुख्य कार्य है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों डायरेक्टर के अकादमिक कार्यों का पर्यवेक्षण या शैक्षिक मार्गदर्शन करना भी इसका प्रमुख कार्य है। कोर्ट की बात करें तो दोस्तों आपका ACD आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये थे दोस्तों आपके NEP 2020 करंट अफेयर्स नवंबर माह के। आज हमने क्वेश्चन क्या किए हैं? आज हमने क्वेश्चन किया दोस्तों, हमने मैथ के क्वेश्चन किए हमने कंप्लीट, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हमने किया आपका NEP 2020, प्रमुख संगठन था दोस्तों SCERT, ठीक है, शैक्षणिक प्रबंधन के क्वेश्चन किए। इसके अलावा दोस्तों हमने नवंबर का करंट अफेयर्स किया, करंट अफेयर्स, नवंबर का करंट अफेयर्स हमने किया है दोस्तों। ये 5 टॉपिक की बात करें, 4 टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं आज की क्लास के अंदर, बहुत ही शानदार तरीके से, अच्छे तरीके से। और पूरे टॉपिक हमने पहले ही एनालिसिस कर लिए थे और बहुत ही शानदार तरीके से करवाया था आपको, और पूरे क्वेश्चन वही पूछे गए। और मैंने कहा था इसी का रिजल्ट आपको मिलने वाला। थोड़ी सी भाषा का थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चन किए हैं, क्योंकि टॉपिक वाइज क्वेश्चन में थोड़ा समझाना होता है, इसलिए हमने क्या किया, टॉपिक वाइज क्वेश्चन किए थे पहले, ताकि आपको पूरा डिटेल यानी कंटेंट को आपको याद करवाया जा सके। यहाँ पर आपके मिक्स में क्वेश्चन है और पूरे क्वेश्चन वही है। टॉपिक वाइज क्वेश्चन में जैसे आपका ये क्वेश्चन पूछा गया, मैंने पूरा करवाया था, दूसरा क्वेश्चन ही अपना। पिछला वाला क्वेश्चन था आपका, दो ये वाला क्वेश्चन भी मैंने बहुत ही शानदार तरीके से करवाया था आपको, ठीक है। और मैंने ये भी बोला था कि क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो सारे क्वेश्चन आपको करवाते हैं। सबसे पहले यदि आप ये टेस्ट देना चाहते हैं तो टेस्ट दे सकते हैं दोस्तों अपने PAP बाय DK सर ऐप के ऊपर। टेस्ट अपने दे सकते हो PAP बाय DK सर ऐप के ऊपर ये टेस्ट दे सकते हो दोस्तों। और इसके ऊपर दोस्तों आपके टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलते हैं आपको, साथ साथ दोस्तों आपकी साप्ताहिक टेस्ट भी आपको यहाँ पर देने का मौका मिलता है। यदि कलाम की टेस्ट ज्वाइन नहीं किए तो यहाँ पर आप टेस्ट दे सकते हो, ये टेस्ट। यहाँ पर दोस्तों आपको PDF भी मिल जाएगी। यदि PDF से टेस्ट देना चाहते हो, PDF का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर दोस्तों आपको बुक मिलेगी, यहाँ पर दोस्तों आपके शॉर्ट नोट्स मिलेंगे आपके, यहाँ पर दोस्तों आपको बुकलेट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको अवेलेबल करवाने का पूरा प्रयास रहेगा। ये अपना PAP बाय DK सर है। कल करेंगे दोस्तों हम आगे क्वेश्चन। कल हम राजस्थान की ज्योग्राफी शुरुआत करेंगे।
कल इसी पेपर का होगा दोस्तों अपनी राजस्थान की ज्योग्राफी यानी राजस्थान भूगोल से हम शुरुआत करेंगे और राजस्थान भूगोल के चारों टॉपिक करेंगे कल। 4 टॉपिक राजस्थान भूगोल के करेंगे और कल ही करेंगे दोस्तों हम आगे के क्वेश्चन आपके भारतीय इतिहास के और 10 क्वेश्चन दोस्तों अपने हिंदी के। 10 क्वेश्चन किसके आपके हिंदी के। तो ये क्वेश्चन हम कल करने वाले हैं बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छे से डिटेल से करने वाले हैं। फिर से एक बार रिविजन हो जाएगा प्रत्येक ऑप्शन के व्याख्या के साथ, ठीक है। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं बनानी ताकि आपको फायदा भी और रिवीजन भी आपका अच्छा हो। तो क्लास कैसे लिए कमेंट करके जरूर बताना और क्लास जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।